ये कोई तरीका भीख मांगने का? मैं भीख मांग रहा हूँ? नहीं तो तुम अपना महल छोड़कर यहाँ झाड़ मारने नहीं आते? अगर मेरे बाप ने मुझे इस मुसीबत में नहीं डाला होता ना तो मैं तुम्हें दिखाता। चलिए दोस्तों, मजा लेते हैं 90 के दशक की एक्शन थ्रिलर कॉमेडी सेलिब्रेज, एक काफी दिलचस्प मसाला फिल्म हम दोनों से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 11 अगस्त 1995 को रिलीज हम दोनों में लीड रोल में ऋषि कपूर, नाना पाटेकर, पूजा भट्ट, मोहनीश बहल, मोहन जोशी, आलोक नाथ, सत्येंद्र कपूर, महावीर शाह, अनंत महादेवन, जैक गौड, टीकू तलसानिया और रज्जाक खान के अलावा कई और जूनियर आर्टिस्ट नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे सफ़ी नामदार, प्रोड्यूसर थे रवि मल्होत्रा और टीनू पांडे, डायलॉग राइटर थे रोबिन भट्ट। यूनियन का एक आदमी एक बेबस लड़की के साथ फैक्ट्री के प्रीमाइस में गंदी हरकत करता है। मैं उसे 2 तमाचे लगाता हूं तो यूनियन उसका सपोर्ट करती है। नहीं चाहिए ऐसी यूनियन, तोड़ दो ऐसी यूनियन को। इसे मारेगा, मुझे मारेगा, तहकीकात होगी, जेल जाएगा, उधारी में खून करोगे हमारा। संगीतकार थे आनंद मिलिंद, तो गीतकार समीर के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम, रविंद्र दवे और पूर्णिमा ने। सॉन्ग थे एक लड़की है दीवानी सी, उस लड़की पे आया मौसम हम दोनों के प्यार का, दिल दीवाने को ना अब तो चैन आए रे। प्यार की गाड़ी चली, प्यार की गाड़ी, मेरा सनम मेरा खुदा मेरे करीब है। अंबर की चांदनी, सूरज की रोशनी, शायर की शायरी, दुश्मन है कभी यार है हम दोनों, एक म्यान की 2 तलवार है हम दोनों। फिल्म का म्यूजिक कुछ खास नहीं था, जो न तो हिट था और न ही फ्लॉप, और 2 घंटे 37 मिनट की हम दोनों को 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 3 करोड़ 50 लाख रुपए रखा गया था, और 160 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 6 करोड़ 6 लाख 20 हजार रुपए का कलेक्शन कर एवरेज रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 46 लाख रुपए, तो हफ्ते भर में इसने 2 करोड़ 36 लाख 25 हजार रुपए का कलेक्शन कर लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन मुंबई, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान से किया था। तो ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये कुल 10 करोड़ 24 लाख 60 हजार रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों, ये तो बात रही हम दोनों फिल्म से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो फिल्म में बॉलीवुड के दमदार हीरो माने जाने वाले नाना पाटेकर और सॉफ्ट टच वाले ऋषि कपूर पहली और लास्ट बार एक साथ नजर आए थे। फिल्म की स्टोरी में बेशक कुछ नयापन नहीं था, जो सन 1987 में आई एक हॉलीवुड फिल्म प्लेन ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल से इंस्पायर्ड थी, तो इसके बहुत से सीन सन 88 में आई रेन मैन से कॉपी किए गए थे। हम दोनों का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बाद में सन 1999 में आई अजय देवगन और सैफ अली खान की कच्चे दागे न केवल इस फिल्म से इंस्पायर्ड थी, बल्कि कई चेज वाले सीन भी एज इट इज कॉपी किए गए थे। हम दोनों के डायरेक्टर हुनरमंद सफ़ी नामदार थे, जो 80 और 90 के दशक में कई बेहतरीन फिल्मों और टीवी सीरियल में बतौर कैरेक्टर अभिनेता के तौर पर सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल में काम कर चुके थे। लेकिन एज ए डायरेक्टर ये उनकी डेब्यू और इकलौती फिल्म बनकर रह गई, क्योंकि इसके बाद अगले ही साल उनकी डेथ हो गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 13 मार्च 1996 को जिस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन इंडिया और श्रीलंका के बीच वे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच देख रहे थे, और मैच में इंडिया की हार वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वहीं घर में ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। हालांकि डेथ के बाद सैफी कुछ फिल्मों में जरूर नजर आए थे, जिनकी शूटिंग वे ऑलरेडी कुछ हद तक पूरी कर चुके थे, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसी फिल्में भी थी जिनकी वे एडवांस पेमेंट ले चुके थे और शूटिंग शुरू करने वाले थे। लेकिन डेथ के बाद न केवल कुछ फिल्में अधूरी रह गई, बल्कि कुछ फिल्मकारों को अपनी फीस भी छोड़नी पड़ी थी। दूसरे फैक्ट की बात करें तो सैफी नामदार 90 के दशक के शुरुआती सालों में किसी फिल्म को डायरेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी और से स्टोरी लिखवाने की बजाय खाली टाइम में खुद ही तैयार कर ली थी। हालांकि इस काम में उन्हें 2-2.5 साल का टाइम लग गया। सैफी नामदार राजेश खन्ना के बेस्ट फ्रेंड में से एक थे, लेकिन बजाय राजेश खन्ना के उन्होंने वेटरन हीरो राजकुमार को अप्रोच किया, लेकिन कोई प्रोड्यूसर न मिलने से फिल्म डिले होती रही। इसके बाद आखिरकार जब उन्होंने रवि मल्होत्रा और टीनू पांडे को स्टोरी सुनाई, तो दोनों मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। टीनू पांडे की तो एज ए प्रोड्यूसर ये डेब्यू फिल्म थी, लेकिन रवि मल्होत्रा ने इससे पहले ऋषि कपूर की खेल खेल में, झूठा कहीं का और राही बदल गए जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। फिल्म राही बदल गए सन 85 में रिलीज हुई थी, और 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद ही वे किसी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे।
हालांकि सैफी शुरुआत में जब राजकुमार के साथ इसकी शूटिंग स्टार्ट करने की तैयारी में थे तो राजकुमार की अचानक तबीयत खराब होने से वे शूटिंग स्टार्ट नहीं कर पाए और इसके बाद तकरीबन 1-1.5 महीने तक उनकी तबीयत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो वे दूसरे दमदार हीरो की तलाश में जुट गए और तभी उन्हें सोचते सोचते नाना पाटेकर का ख्याल आया। नाना के साथ उन्होंने इससे पहले आज की आवाज, आवाम और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में काम किया था। नाना उस टाइम क्रांतिवीर और तिरंगा जैसी फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर बॉलीवुड के टॉप हीरो में शामिल हो चुके थे। इसीलिए जब वे स्क्रिप्ट सुनाने नाना के पास गए तो उनके यहाँ करते ही कुछ टाइम बाद ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तीसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी हद तक मिली सफलता को देखते हुए सैफी नामदार बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर के अलावा साउथ के भी कुछ प्रोड्यूसर की नजरों में आ चुके थे जो सिर्फ और सिर्फ उनसे ही अपनी फिल्म का डायरेक्शन कराना चाहते थे। लेकिन उनकी अचानक हुई डेथ से सभी को बाद में दूसरे डायरेक्टर हायर करने पड़े थे। चौथे फैक्ट की बात करें तो पूजा भट्ट को किसी फिल्म में पहली बार ऋषि कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया था और वे फिल्म की इकलौती लीड हीरोइन भी थी। लेकिन सैफी ने इसकी स्टोरी दिव्या भारती को ध्यान में रखकर लिखी थी और अगर दिव्या जिंदा होती तो वे उन्हें ही साइन करते। लेकिन इससे पहले कि वे शूटिंग स्टार्ट करते उससे पहले दिव्या ने 97 में मुंबई के अपने अपार्टमेंट से कूदकर सुसाइड कर लिया। हालांकि इसके बाद सैफी ने पूजा को साइन तो कर लिया लेकिन वे उनके काम से खुश नजर नहीं आए और तो और पूजा अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होने के चलते टाइम पर डबिंग भी नहीं कर पाई थी, जिसके बाद डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनके कुछ सीन में उनकी आवाज को डब कराया गया था। पांचवें फैक्ट की बात करें तो फिल्मकार प्रकाश मेहरा उस टाइम जितेंद्र और पुरू राजकुमार के साथ कायर टाइटल से एक फिल्म बनाने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने हम दोनों फिल्म देखी तो पता चला कि कायर की स्टोरी भी इससे काफी कुछ मिलती जुलती है, इसलिए उन्हें अपनी फिल्म कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उस टाइम वे हर हाल में खुद की फिल्म के जरिए ही राजकुमार के सपुत्र पुरू राजकुमार का डेब्यू कराना चाहते थे। उनके पास उस टाइम एक और स्क्रिप्ट अवेलेबल थी जिसे उन्होंने बाल ब्रह्मचारी टाइटल से बनाने का न केवल फैसला किया बल्कि पुरू राजकुमार की डेब्यू फिल्म में ही उनके अपोजिट उस टाइम बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइनों में से करिश्मा कपूर को भी साइन कर लिया। छठे फैक्ट की बात करें तो हम दोनों टाइटल से रिलीज होने वाली ये तीसरी हिंदी फिल्म थी। पहली देवानंद स्टारर सन 1961 में तो दूसरी राजेश खन्ना की सन 1985 में रिलीज हुई थी। लेकिन सिवाय टाइटल को छोड़कर तीनों ही फिल्मों की स्टोरी काफी अलग थी, जिसमें देवानंद और राजेश खन्ना की फिल्म में तो डबल रोल रखा गया था लेकिन हम दोनों दो अलग अलग सूरत के भाइयों की स्टोरी पर बेस्ड थी। सातवें फैक्ट की बात करें तो मोहनीश बहल और मोहन जोशी दोनों ही फिल्म में नेगेटिव रोल में एज ए मेन विलन नजर आए थे। हम दोनों मोहन जोशी की नाना पाटेकर और ऋषि कपूर के साथ इकलौती फिल्म बनकर रह गई। आठवें फैक्ट की बात करें तो नाना अगर फिल्म में ऋषि कपूर के बड़े भाई के रोल में थे तो आलोक नाथ दोनों के पिता के रोल में नजर आए थे। हालांकि रियल लाइफ में आलोक दोनों से तकरीबन 4 से 5 साल ही बड़े हैं। 9वें फैक्ट की बात करें तो सन 1998 में आई कीमत फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक से इंस्पायर्ड था। 10वें फैक्ट की बात करें तो सैफी नामदार बलराज साहनी को अपना आदर्श मानते थे और हम दोनों एज ए डायरेक्टर उनकी डेब्यू फिल्म थी, इसीलिए हमें कुछ सीन के बैकग्राउंड में उनकी फोटो नजर आ जाती है। दोस्तों ये तो बात रही हम दोनों से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो, फिल्मालय स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, मुंबई के पोर्ट ट्रस्ट, नाडियाडवाला बंगलो, बर्मा सेल, सहारा स्टूडियो, पुणे के टंडन गैराज और जयपुर राजस्थान में की गई थी तो इसका क्लाइमैक्स अहमद मिल में फिल्माया गया था। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1995 की टॉप फिल्मों की करें तो उस साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी कर्ण अर्जुन, 3 पर राजा, 4 पर रंगीला और 5 पर बरसात थी। तो इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बीच फंसकर हम दोनों भी 13वें नंबर पर थी। दोस्तों अब बात 41वें फिल्म फेयर में हम दोनों द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों दो भाइयों वाली इस टिपिकल मसालेदार फिल्म में नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त थी और ऋषि कपूर उनके सीनियर होते हुए भी उनसे काफी कमजोर नजर आए थे। हालांकि इसका उन्हें पहले पता भी था लेकिन गिरते करियर को देखते हुए ऋषि कपूर उस टाइम कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहते थे। फिल्म में सैफी नामदार का डायरेक्शन अच्छा था और इसके बाद वे डायरेक्टर के तौर पर लंबी पारी खेलना चाहते थे लेकिन अचानक डेथ ने सब कुछ खत्म कर दिया। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।